हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और अभी तक हमने उसमें सब कुछ पढ़ लिया है, बस कुछ पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स देखिए क्या बचा है कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग जो एक प्रैक्टिकल वर्क है वो एक हमारी सर्विस एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग हमें आती है और हम किसी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब किताब को हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो हम अपनी सर्विस दे रहे हैं। वहां पे हम क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। और किसी भी सर्विस का काम क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाए वो क्वालिटेटिव सर्विस हो, ऐसी सर्विस हो जिसमें क्वालिटी हो, जिससे कुछ रिजल्ट निकल सके। आगे कहते हैं इट्स फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या है, इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अकाउंटिंग में वो क्वालिटेटिव हो, उसमें कुछ क्वालिटी हो कि जो हमारे यूज में आ सके। प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, पहला तो वो फाइनेंशियल नेचर में हो। अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है अपनी सर्विस में, अकाउंटिंग की सर्विस में, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, उससे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए जो हमारे फाइनेंशियल नेचर के से रिलेटेड हो और हमारे यूजर्स को कुछ इंफॉर्मेशन वो दे सके जिससे वो डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो उनके। तो ये हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखिए तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यानी कि अकाउंटिंग हमारा प्रोसेस किसका है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने से लेकर के उसको कम्युनिकेट करने तक का हमारा क्या है, अकाउंटिंग। ये कम्युनिकेट तक के प्रोसेस उसमें आते हैं। तो हर प्रोसेस पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमको मिलती रहती है। जैसे सबसे पहले जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा हमारा फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, फिर उसमें से कौन सा हमारा मनी के टर्म में है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में या सब्सिडरी बुक में। फिर उसके बाद हम उसको जो है समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो इनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, सेकंड होता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन और थर्ड होता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। अब ये है क्या, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को, प्रॉफिट या सरप्लस को शो कर रहा हो, उससे हम डिटरमाइन कर सके ऐसा इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट जो हमारा होता है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन जो हमारा प्रॉफिट और सरप्लस से रिलेटेड हो उसके लिए, जिसमें हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमारा कितना लॉस हुआ, जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, जिसमें हमारे बिजनेस के पोजीशन को शो किया जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर या पर्टिकुलर पीरियड के एंड में हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, ठीक है, उसको जानने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलता है उसके लिए हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है, जिसमें हम अपने पोजीशन को कैसे दिखाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है कि ईयर के एंड में जो भी वैल्यू हमारे एसेट्स की होगी, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी या जो भी हमारा कैपिटल होगा हमारे बिजनेस का, वो शो किया जाएगा किसमें, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आया और हमारे बिजनेस से कैश कितना गया।
तो कितना कैश आया और कितना कैश गया ये जानने के लिए हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, जिसको हम कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके 12th में मिलेगा, लास्ट चैप्टर आपका होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें कैश का इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। अब एक्टिविटीज भी इसमें डिवाइड होती हैं, कुछ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, यानी जिसमें हम बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं उससे कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इन्वेस्टिंग होता है, यानी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हो, एसेट्स में हमारे फिक्स एसेट जो नॉन करेंट एसेट्स है उसमें जो हमने इन्वेस्ट किया पैसा, उसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। और फाइनेंसिंग नेचर का होता है ना, जो कंपनी से रिलेटेड होता है कि शेयर कितना इशू किया, कितना जो है शेयर का रीपेमेंट किया, डिबेंचर है, लोन है, इन सब से कितना पैसा आया, कितना गया, इंटरेस्ट वगैरह हमने कितना लोन वगैरह पे किया। तो उसके थ्रू हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, और कौन कौन से टाइप्स हैं उसके कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इंफॉर्मेशन निकालना किस लिए, इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत क्या थी। तो एक लास्ट पॉइंट जो इसके प्रोसेस में आता है, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, मतलब जो भी हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे हम अपने यूजर्स के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करते क्यों है, क्या रीजन है कि जो हमारे यूजर्स उसको जो है उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यूजर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर। टू टाइप्स के यूजर्स हैं, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल है और एक्सटर्नल कौन है, नाम से ही पता चला। इंटरनल मतलब हमारे बिजनेस के अंदर के लोग जो हमारे यूजर्स होंगे हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर के लोग जो उसके यूजर्स होंगे। तो देखिए इंटरनल यूजर में हमारे तीन आते, एक आता है ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके यूजर्स क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनर की। ऑनर मतलब हम अगर अब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बिजनेस के ऑनर हुए। तो अब हम क्यों अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, हमें क्या जरूरत है उसको यूज करने की। तो इसका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। तो देखिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो पैसा हमने इन्वेस्ट किया होगा। अब पैसा हमने जो इन्वेस्ट किया तो जरूरी नहीं कि हमारे बिजनेस में हमारा प्रॉफिट ही हो जाए, लॉस भी हो सकता है, मतलब पैसा इन्वेस्ट करने का रिस्क है। तो जब हमने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में और जब उसके बदले हम रिस्क ले रहे हैं तो उसका रिवार्ड क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होना चाहिए। तो उसी को जानने के लिए कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उससे हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा बिजनेस उससे ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारा कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया अमाउंट वो सिक्योर है या नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है, उसी को डिटरमाइन करने के लिए ऑनर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, बिजनेस को मैनेज करना। तो बिजनेस को जब मैनेज करने का काम मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डिसीजन कोई लेना है, कोई नई पॉलिसी डिसाइड करना है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, सेल को इंप्रूव करना है, सेल प्राइस को डिसाइड करना है। तो ये सारे वर्क इसमें आते हैं मैनेजमेंट में। तो अब मैनेजमेंट ये कैसे डिसाइड करेगा कि हमें नई पॉलिसीज या नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जब उसको ये पता चलेगा कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तभी तो वो नए डिसीजंस ले पाएगा, किसी भी डिसीजन पे जाएगा। मान लो कि वो गुड सेल कर रहा है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो उन फैक्टर्स को भी ढूंढ सकता है इसकी हेल्प से जिसकी वजह से कि सेल होने के बाद भी प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, यानी कि कॉस्ट ज्यादा होगा। तो कॉस्ट ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है उसको कंट्रोल वो कर सकता है, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, या सेल उसका नहीं हो रहा है तो उसका रीजन भी वो फाइंड कर सकता है। तो इन सब चीजों के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है।
और लास्ट आता है एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। अब देखो ये एम्प्लॉइज और एंड वर्कर्स जो है इनको काम करने के लिए तो सैलरी मिलती ही है, वो तो मिलती ही रहेगी, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ हो बिजनेस का तो उस टाइम पे इनको कुछ बोनस की भी जरूरत होती है। बोनस भी चाहते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस के ग्रोथ का जो अफेक्टिंग फैक्टर होता है वो एम्प्लॉइज और वर्कर भी होते हैं, जिनकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ होता है, जिनके हार्ड वर्क की वजह से बिजनेस में ग्रोथ होता है। तो इनको ये जो है उम्मीद होती है कि ईयर के एंड में जब प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो हमें बोनस भी मिलेगा। कई बार आपने मूवीज वगैरह में या सीरियल्स वगैरह में बोनस वगैरह के बारे में सुना होगा, तो उसी तरीके वो बोनस इसी पे बेस्ड होता है कि बिजनेस का प्रॉफिट होगा, अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ तो जो बिजनेस है वो अपने एम्प्लॉइज और वर्कर्स को क्या करते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है। तो वो बोनस उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस पे बेस्ड है, प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट है या पोजीशन है बिजनेस की वो कहां से पता चलेगा, इन अकाउंटिंग से मिलेगा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो निकलता है इसलिए एम्प्लॉइज और वर्कर उसके यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम एक्सटर्नल यूजर्स की। तो एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहला आता है हमारा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर क्यों होता है? तो बैंक और अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे बिजनेस को फंड प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उन्हें ये पता हो कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ना, प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी कितनी है, आप लोन का रीपेमेंट किस हिसाब से करते हो, टाइम टू टाइम करते हो या नहीं करते हो। तो इन सब चीजों के बारे में हमारे अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होता है जब हम उसके अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स को यूज करके। तो बैंक जब अपने आप को ये सिक्योर कर लेगा कि आपका बिजनेस ग्रोथ है, आप जो पैसा हमसे उधार लोन लेके इन्वेस्ट करोगे वो सही प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो ग्रोथ करेगा, आपका प्रॉफिट होगा या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आप प्रॉफिट अर्न करते हो, आपकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, तो ही वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हमारे अकाउंटिंग से ये जो है हेल्प मिल जाती है कि वो हमारे बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं आसानी से और हमें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। अब देखिए जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करने वाला, हमारे बिजनेस में वो सिर्फ क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, ना कि हमारे मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, हमारे बिजनेस में उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसने पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अब उस पैसे से हम बिजनेस करेंगे, तो जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना सिक्योर रहेगा, ठीक है, जो पैसा इन्वेस्ट जिस बिजनेस में कर रहे हैं तो उस बिजनेस का पोजीशन क्या है, ठीक है, सेम वही चीज आता है कि प्रॉफिट कितना अर्न करता है, पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। और अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो उनके अमाउंट की सिक्योरिटी क्या है, उन सब चीजों के इंफॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। ये तो हम लोग की लाइफ से भी जुड़ा है क्रेडिटर, है ना। अब पता नहीं होगा कि क्रेडिटर कौन है। जैसे आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो, है ना। तो अगर वही हम मान लो कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम किसी से उधार में सामान खरीद के लाते हैं और फिर बेचते हैं, ठीक है, जिनके घर में बिजनेस होगा उनको पता होगा क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई होगी, जहां से भी वो जो है गुड्स परचेज करके लाते हैं फिर सेल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम जिससे उधार सामान खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, वो हमारा कौन है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर हमको उधार में सामान क्यों देगा? आप मार्केट जाते हो, मार्केट में 10 दुकान है, ठीक है, एक दो दुकान पे आपकी पहचान होगी तो आप चाहे जिस दुकान पे जाओगे उधार ले लोगे, या मान लो एक दो दुकान पे आपकी पहचान है और किसी एक दुकान वाले का पैसा आपने टाइम से नहीं दिया कभी,
ठीक है। जब भी आप उधार लेने गए, उधार लेके चले आए, पैसा उसने मांगा, आपने नहीं दिया, कहा 10 दिन बाद 20 दिन बाद देंगे, और आप उसको अटकाते चले गए, पैसा उसका पेमेंट नहीं किए, ठीक है, तो क्या वो आपको दोबारा से कोई गुड्स क्रेडिट पे देगा? नहीं देगा। तो वही चीज है कि क्रेडिटर जिससे हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, वो हमें क्रेडिट पे गुड्स कब ग्रांट करेगा? जब वो ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि हम अपने डेब्ट का पेमेंट कैसे करते हैं, जो हमारी क्रेडिटबिलिटी है, मतलब जो हम उधार में सामान खरीद के लाते हैं उसका जब हमें पेमेंट करना होता है तो किस हिसाब से हम पेमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम हम पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, जब वो सेटिस्फाई होगा तभी वो हमें क्रेडिट पे गुड्स ग्रांट करेगा। तो इसलिए क्रेडिटर यूजर होता है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब देखिए गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, अथॉरिटीज में टैक्स अथॉरिटीज आ जाएगी। तो कोई भी टैक्स अगर चार्ज होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया, तो टैक्सेस के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज होता है, ठीक है। जैसे फैसिलिटेट टू सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज आपने पढ़ा था, सेम वही है। और गवर्नमेंट इसका यूजर क्यों होता है? देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कंट्री की जीडीपी को, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम को शो करने के लिए उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर। अब देखिए कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो उसे इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है? जब उसके पास, जैसे मान लीजिए अभी पेट्रोल का जो है बैरल का रेट कम हो गया, फिर भी जो है यहाँ पे पेट्रोल का रेट हाई है, इस पे बहस चलती रहती है ना। तो उसका रीजन ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन, उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख रहे हो, वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना अकाउंट मेंटेन कर रखा है जहां से जो है बल्क में सेल होता है बैरल में, तो आपको पता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। अब कॉस्ट कम होने के बाद भी अगर गुड्स आपको बहुत ज्यादा रेट में मिलता है तो आप उसके लिए बोल सकते हो, ठीक है, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे ही कंज्यूमर भी होता है, ठीक है, अगर उसे जो है पता है आपके इंफॉर्मेशन, आपका इंफॉर्मेशन है उसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो वो उससे क्या एस्टैब्लिश कर सकता है, अकाउंटिंग कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकता है, किस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी रिड्यूस्ड विद द रिजल्टेंट रिडक्शन इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, देयरबाय जो गुड्स वो खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट में कमी होने पे उन्हें सेल प्राइस क्यों ज्यादा देना पड़े, उनको खरीदना क्यों ज्यादा पड़े, ठीक है। और लास्ट आता है पब्लिक। तो पब्लिक देखिए, पब्लिक में भी हम आप लोग ही आते हैं, सब लोग आते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम लोग भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर किसी बिजनेस की अकाउंटिंग अच्छी अकाउंटिंग है तो वहां पे उसका परफॉर्मेंस पोजीशन अच्छा होगा। हमें बाकी चीजों में, जैसे हमें जॉब्स की जरूरत होती है ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने में, तो उन सब के लिए भी जो पब्लिक है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है। जैसे मान लो आपको पता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा रन कर रही है, तो हमें ये पता होता है कि हाँ इन फ्यूचर यहाँ पे ग्रोथ होगा, यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, तो हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। अब इसके कुछ क्वालिटेटिव फीचर्स हैं अकाउंटिंग के, तो वो देखते हैं क्या है। क्वालिटेटिव फीचर्स क्या है इसके? तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो रिलायबल हो, मतलब भरोसा करने लायक हो। भरोसा करने लायक से मतलब क्या है कि वो वेरीफिएबल हो, मतलब कोई भी अगर उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उसको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है, कि ये कौन सा इंफॉर्मेशन, ये कहां से आया, कैसे आया, या जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो करेक्ट है या नहीं, उसको वो वेरीफाई करता हो, उसके करेक्टनेस को, ठीक है। या फिर ये पर्सनल बायस फ्री हो, मतलब कोई पर्सनल बायस ना हो कि अपने फायदे के लिए कुछ इसमें छेड़छाड़ की गई हो या कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिखाया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि जिसमें कम से कम गलतियां हो। नेक्स्ट है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स से रिलेटिव हो, मतलब उनके यूज के लायक हो, उनके काम के लायक हो। ऐसा इंफॉर्मेशन, जैसे क्रेडिटर है, अब क्रेडिटर ये जानना चाहता है कि आप क्रेडिट पे गुड्स अगर लेते हो तो उसका पेमेंट आप कैसे करते हो, है ना, टाइम टू टाइम करते हो या नहीं, तो उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन है ना मिले।
बैंक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन आपको दे देता है, आप उसके पेमेंट का जो डिटेल दिखाते ही नहीं हो तो उनके किसी यूज का नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट है, उसको प्रॉफिट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस के पोजीशन के बारे में एट द एंड ऑफ ईयर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन आप देते ही नहीं हो। मतलब जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब इस मैनर में उसको प्रेजेंट किया गया हो कि वो समझने लायक हो, हमारे यूजर्स उसको आसानी से इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। और नेक्स्ट है हमारा कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया है वो इस मैनर में प्रोवाइड किया गया हो कि वो कंपैरेबल हो सके। ठीक है, मतलब उसको कंपेयर किया जा सके आसानी से, चाहे इंटर फर्म कंपैरिजन हो चाहे इंट्रा फर्म हो। अब देखिए नाम सुन के कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटर फर्म मतलब अपने फर्म को, इंटर का मतलब है कि अपने फर्म को दूसरे फर्म से, सिमिलर टाइप के जो फर्म है बिजनेस हैं उनसे कंपेयर करना, और इंट्रा का मतलब है अपने ही बिजनेस के एक साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दूसरे साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कंपेयर करना। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, जब अकाउंटिंग रूल्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से बना होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या हो, कंपैरेबिलिटी प्रोवाइड करे, वो हम कंपेयर कर सकें अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आखिरी है चैप्टर का, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा कौन सा होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग is a system of accounting under which both debit and credit aspect of accounting are recorded। डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाए। अब ये डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, तो देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर आपका जो है। तो देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस किया, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक स्टेशनरी की बिजनेस स्टार्ट कर दी। तो स्टेशनरी के बिजनेस में मान लीजिए हमने बुक्स वगैरह रखा है, तो कोई कस्टमर आया और हमसे बुक खरीदा, तो हमने क्या किया कि उसको बुक दिया और उससे पैसा लिया। तो दो एस्पेक्ट बने, एक तो बुक जा रहा है हमारे पास और दूसरा बुक आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, तो दोनों को हमें रिकॉर्ड करना होगा। यानी जो गया हमारे बिजनेस से और हमारे बिजनेस में जो आया, दोनों रिकॉर्ड, ये दो एस्पेक्ट बन गए। जैसे किसी को मान लो हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट हमने किसी को किया तो हम एक को पैसा दे रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, और दूसरा एस्पेक्ट कौन है, पैसा ले रहा है। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट हो गया लेने वाला और एक हो गया देने वाला, दो एस्पेक्ट हुआ। लेकिन देने वाला अगर हम हैं तो हम क्या दे रहे हैं उससे रिलेटेड है, मतलब पैसा गया हमने किसी को पे किया, दो एस्पेक्ट, यहाँ पे दो पक्ष इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, या मान लीजिए कोई हम एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस का अगर पेमेंट हमने किया, रेंट दिया, तो रेंट है हमारी एक सर्विस, जो हम सर्विस ले रहे हैं, रेंट एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ कि हमने पैसा पे किया। तो दोनों एस्पेक्ट को जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं कि एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करें, ठीक है, एक को रिकॉर्ड कर लिया दूसरे को रिकॉर्ड नहीं किया, इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो इस सिस्टम में हम करते क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट है, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। मतलब सारे ट्रांजैक्शन को हम डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कुछ को तो करते हैं।
बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जैसे किसी पर्सन का अकाउंट आ गया, ठीक है, पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट आ गया, उसका अकाउंट हम डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करेंगे और कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, है ना। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होगा उसको हम डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं। बाकी को या तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं या फिर एक एस्पेक्ट उसका रिकॉर्ड करते हैं, तो हमसे रिलेटेड होता है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो। थैंक यू।